थैंक यू पूजा जी कमेंट्स करने के लिए। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। महेंद्र प्रताप ने एक नज़र सारी लड़कियों पर डाला और बोला, और बाकी लड़कियां कहाँ हैं? उनका क्या हाल है? नेताजी कोशिश जारी है, आजकल मैं प्रेग्नेंट हो जाएंगी। महेंद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, वेल डन वेल डन। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा और जल्दी से फोन उठाते हुए बोला, बोलो मेरी जान, कितनी लड़कियां चाहिए? तभी रेशमा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही महेंद्र प्रताप के हाथ की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गई और उसने गुस्से में कहा, कब? कैसे? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर महेंद्र प्रताप जल्दी से अपनी जीप में बैठा और रेशमा के अड्डे पर जाने लगा। सम्राट का फार्म हाउस। करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे पर सम्राट अपने रूम से बाहर नहीं आया था। अवनी कब से उसका वेट कर रही थी। अवनी ने इस वक्त एक येलो कलर का सूट पहना था जो एक ए लाइन लॉन्ग था और उस पर येलो दुपट्टा था। अवनी ने अपने बालों को कोन करके छोड़ दिया था और उसके पास कुछ भी अपने फेस पर लगाने के लिए नहीं था, ना ही मॉइस्चराइजर ना ही कुछ और, क्योंकि उसे किडनैपिंग के बाद सम्राट फार्म हाउस पर लेकर आया था। फिर भी अवनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह येलो ड्रेस तो उसके ऊपर इतनी अच्छी लग रही थी कि जो देखो तो बस देखता रह जाए। उसने पहली बार इस टाइप का ड्रेस पहना था। उसे भी वह ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। जब अवनी की बहुत टाइम तक इंतजार करने के बाद सम्राट नहीं आया तो अवनी ने एक नौकर को बाहर जाकर बुलाया और पूछा, सम्राट जी कहाँ हैं? नौकर ने रूम दिखाते हुए कहा, मैडम वह ऊपर अपने रूम में होंगे। अवनी ने ओके कहा और उस रूम की तरफ चली गई। वह रूम की डोर के पास आकर रुक गई और मन में सोचते हुए बोली, अंदर कैसे जाऊं? आज जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं सम्राट से नजर भी नहीं मिला पाऊंगी। ओ गॉड, क्या करूं? फिर उसने हिम्मत करते हुए बाहर से ही सम्राट को आवाज दिया पर सम्राट की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो उसने डोर को टच करके देखा तो डोर खुल गया। उसने रूम का दरवाजा ओपन किया और अंदर चली गई। सम्राट को आवाज देते हुए बोली, सम्राट जी, सम्राट जी आप कहाँ हैं? साबर की आवाज की वजह से सम्राट को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अवनी को पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। अवनी वॉशरूम के डोर के पास जाकर डोर को नॉक करते हुए बोली, सम्राट जी आप अंदर हो क्या? जैसे ही सम्राट ने अवनी की आवाज सुनी उसने शावर बंद कर दिया और उसे कहा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अवनी ने ओके कहा और रूम से बाहर चली गई। हॉल में जाकर सोफे पर बैठकर उसका वेट करने लगी। थोड़े टाइम के बाद सम्राट एक टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आया। जैसे ही उसने अवनी को देखा तो बस देखता रह गया क्योंकि येलो सूट पर उस पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सम्राट ने एक नजर अवनी को देखा, उसके बाद अपनी नजरें फेर लिया और उससे कहा, चलो पैलेस भी जाना है। अवनी ने हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे पीछे जाने लगी। कल रात जो बॉडीगार्ड अवनी और सम्राट को एक साथ देखा था वो उसे देख रहा था और उसने एक शैतानी स्माइल किया। सम्राट के बॉडीगार्ड आगे पीछे कार में बैठ गए। अवनी और सम्राट BMW में बैठने गए। वैसे ही विजय कार के ड्राइविंग सीट पर बैठने गया तो सम्राट ने उसे मना करते हुए कहा, तुम दूसरी कार में आ जाओ। विजय ने हाँ में सर हिलाया और सम्राट ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अवनी को अपने साइड में बैठने के लिए बोला। अवनी ने ओके कहा। उसके बाद वह उसकी साइड वाली सीट पर बैठ गई। वाराणसी रेलवे स्टेशन। सौम्या दौड़ते हुए वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंची। वो एक कोने में छिपकर सर बाहर निकालकर देखा तो उसे दूर दूर तक वह आदमी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से बोली, अच्छा हुआ वह लोग मेरे पीछे नहीं है। तभी उसे मुंबई की ट्रेन दिखाई दी। वो खुश हो गई और उसने अपने आप से सोचते हुए कहा, मेरा मंकी भी तो मुंबई में रहता है तो मैं मुंबई जाती हूँ। इतना कहकर वो मुंबई वाली ट्रेन को देखने लगी। सौम्या पिछले 3 साल से मेंटल हॉस्पिटल में थी। किसी गहरे शौक की वजह से सौम्या 2-3 साल से मेंटल हॉस्पिटल में थी और जिसकी वजह से वह वहाँ इलाज ले रही थी। लगभग सौम्या ठीक होने वाली थी लेकिन उसके जस्ट पहले ही उसे RDX खरीद कर रेशम के कोठे पर ले गया था। सौम्या को इतना समझ में आता था कि उसे किसी को अपने बॉडी को टच नहीं करना है।
क्योंकि वह किसी लड़के से प्यार करती थी और वह सिर्फ उसके दिमाग में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वह अपने आप को किसी को छूने भी नहीं देती थी। उसे इतनी समझ थी कि अगर उसे मुंबई जाना है तो उसे टिकट लेनी पड़ेगी। वह पूरी तरह से पागल नहीं थी, लेकिन थोड़े शौक की वजह से उसे प्रॉब्लम थी। वह यहाँ वहाँ देखते हुए मन में सोची, मुझे तो पैसे लगेंगे टिकट के लिए, पर मेरे पास तो टिकट ही नहीं है और ना ही पैसे भी हैं। यह सोचते हुए वो अपना सर खुजलाने लगी। तभी उसने देखा एक लड़की जो अपना सामान और पर्स लिए ट्रेन के एक डब्बे में चढ़ रही है। उस लड़की के हाथ में बहुत सारा सामान था। सौम्या उसके पास गई और उसे देखते हुए बोली, मैं आपकी हेल्प कर दूं? उस लड़की ने सौम्या को देखा। सौम्या ऊपर से नीचे तक बहुत प्यारी लग रही थी। उसने वही लाल कलर की साड़ी पहनी थी। थोड़े से उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छे घर की दिखाई दे रही थी। इसलिए उस लड़की ने कोई ऑब्जेक्शन न लेते हुए ओके कह दिया। सौम्या उसके सामान को ट्रेन में रखवाने में हेल्प करने लगी। सम्राट की कार। सुबह के इंसिडेंट की वजह से अवनी अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुरा रही थी। वह सम्राट की तरफ देख भी नहीं रही थी और सम्राट भी यह बात समझ रहा था। वह भी अवनी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने कार स्टार्ट की और सामने देखते हुए चलने लगा। तभी उसकी नजर अवनी के सीट बेल्ट पर गई, जो उसने नहीं लगा रखा था। सम्राट ने एक झटके से कार रोकी तो अवनी घबरा गई और बिना उसकी तरफ देखे अवनी बोली कि क्या हुआ सम्राट जी, आपने कार क्यों रोक दिया? सम्राट ने गुस्से में सामने देखते हुए कहा, तुम्हें इतना मैनर्स नहीं है कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए? अवनी ने अपना सीट बेल्ट देखा और जल्दी से उसे लगा लिया। सम्राट ने फिर कार स्टार्ट कर दी। अवनी कार के विंडो से चिपक कर बाहर देखने लगी। अब उसे सम्राट से डर लगने लगा था। उसके सामने एक चाट वाला दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, रुको रुको, कार रुको। सम्राट ने एक झटके से कार रोका और कहा, अब क्या होगा? वो मुझे चाट खानी है। सम्राट गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज मेरी हल्दी है, मुझे लेट हो रहा है और वहां सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे कि मैं कहाँ रह गया। प्लीज सम्राट जी, मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब 8 बज चुके हैं। मुझे आदत है 7 बजे तक खाने की। सम्राट परेशान होकर अवनी को देखने लगा और कार से उतरकर अवनी को बाहर आने के लिए कहा। अवनी भी अपनी नजरें चुराते हुए कार से बाहर उतरी। सम्राट पहले ही आगे बढ़ गया था। अवनी अभी कार से उतरकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उनकी कार में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सम्राट की कार के परखच्चे उड़ गए। वाराणसी रेलवे स्टेशन। सौम्या के दिमाग में उस लड़की की टिकट चोरी करने का आइडिया चल रहा था। उस लड़की ने सौम्या को देखा और उससे बड़े प्यार से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सौम्या ने भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, मैं ना मुंबई जा रही हूँ। मुंबई में कहाँ जा रही हो? मुंबई में मैं जुहू जा रही हूँ। जुहू में मेरा बॉयफ्रेंड रहता है, उसका नाम मंकी है। जैसे ही उस लड़की ने मंकी नाम सुना, वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, बॉयफ्रेंड का नाम मंकी थोड़ी ना होता है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? सौम्या उसे देखते हुए अपना सर खुजलाने लगी और बोली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं हमेशा उसे मंकी ही कहती थी। सौम्या के ऐसा करने से उस लड़की को थोड़ा उस पर शक हुआ कि शायद इसे कोई इशू है। उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें एड्रेस तो पता है ना? कहाँ जाना है? हाँ, मेरे कॉलेज के पास वो अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। अच्छा, कॉलेज कौन सा है तुम्हारा? SNDT कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। उस लड़की ने सौम्या को देखते हुए कहा, अरे वाह, उस कॉलेज में तो मैं भी पढ़ती हूँ और मैं भी जुहू में ही रहती हूँ। चलो हम दोनों साथ साथ चलेंगे। सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, पर एक प्रॉब्लम है। उस लड़की ने कहा, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं अभी बैग लेकर आ रही थी तो मेरा बैग चोरी हो गया। इसलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी कि तुम्हारा बैग भी कहीं चोरी ना हो जाए। सौम्या की ऐसी मासूम बातें सुनकर उस लड़की को हंसी आ गई। उसने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी टिकट मैं ले दूंगी। सौम्या ने बड़ी ईमानदारी से कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? तो उस लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अजनबी लग रही हूँ, इसलिए तुम मुझसे पैसे नहीं ले रही ना? तो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं।
हेलो, माय नेम इज मानसी। सौम्या मुस्कुराते बोली। और मेरा नाम सौम्या है, सौम्या। सौम्या का नाम सुनते ही मानसी उसे हैरानी से देखने लगी। फिर उसने मन में सोचते हुए कहा, मैं ज्यादा ही कुछ सोच रही हूँ। सौम्या नाम की लड़कियां तो कितनी सारी दुनिया में हैं, और उन्होंने तो मुझे कोई फोटो भी नहीं भेजा, तो मैं यहाँ वाराणसी में उसे कहाँ से ढूंढूंगी। मानसी ने फिर अपने दिमाग में आए विचारों को झटका और कहा, मेरा नाम मानसी ग्रोवर है। ओके, तुम उस कॉलेज में पढ़ती हो? सौम्या ने मानसी से बड़े प्यार से देखते हुए कहा। मानसी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, देखो, अब हम दोनों फ्रेंड्स हो गए। सौम्या ने भी पूरी मासूमियत के साथ हाँ में सर हिला दिया। सौम्या मन में सोचते हुए बोली, हाँ, उस अस्पताल में सब दीदी लोग मुझे पागल कहते थे। देखो कैसे मैं ये दीदी को बेवकूफ बना रही हूँ। अब मेरा मंकी पक्का वाला मिल जाएगा। और वो मन ही मन खुश होने लगी। सौम्या और मानसी दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सम्राट की कार। जैसे ही कार में ब्लास्ट हुआ, सम्राट पलटकर अवनी की तरफ देखा, और अवनी जो उसके पीछे ही चल रही थी वह कार से ज्यादा दूर नहीं थी। इसलिए सम्राट तेजी से दौड़ते हुए अवनी के पास पहुंचा और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अवनी भी डर से कांपने लगी और उसने सम्राट को कसकर पकड़ लिया। अवनी और सम्राट के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अवनी ने सम्राट को इतना कस के पकड़ा था कि सम्राट महसूस कर पा रहा था कि वह कितना ज्यादा डरी हुई है, और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सारे बॉडीगार्ड्स अपनी कार से उतरकर उस जलती हुई कार को देखने लगे, जो धू धू करके जल रही थी। अवनी जो आंखें मूंदे अभी भी सम्राट से चिपकी हुई थी, उसे पकड़े रोने लगी, और उसको रोते देख सम्राट ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, हमें कुछ नहीं हुआ है। पर अवनी इतनी डरी हुई थी कि वह लगातार रोए जा रही थी। सम्राट ने अवनी से कहा, कार में प्रॉब्लम थी, इसलिए वह ब्लास्ट हो गई। डोंट वरी, हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ है। अवनी रोती हुई बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। सम्राट जी का कार कैसे ब्लास्ट हो गई? सम्राट ने उसे समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, हम सेफ है। इतना कहकर सम्राट ने अपनी आंखों से विजय को इशारा किया। विजय समझ गया कि उसे क्या करना है। कार ब्लास्ट होने की वजह से वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही सब लोगों ने सम्राट को वहां देखा तो वह समझ गए कि यह कोई नेता है। सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगे। सम्राट ने विजय को आंखों से इशारा किया था। यह वह बात समझ चुका था कि उसे करना क्या है। उसने किसी को कॉल किया और कहा, यह जो भी ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में पता लगाओ, और हाँ, फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरा चेक करो, और इस बात की खबर पैलेस में नहीं पहुंचनी चाहिए। सामने से उस शख्स ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। महेंद्र प्रताप रेशम की कोठी पर पहुंचा और रेशम को देखते हुए बोला, क्या हुआ उसे? रेशम ने सारी बातें बता दी। जैसे ही महेंद्र प्रताप ने उसके मुंह से सारी बातें सुनी, वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, उस हरामजादी की इतनी हिम्मत कि मेरे भांजे को मारकर भाग गई, ऋषभ प्रताप सिंह को मार के भाग गई। उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी इंडिया का चप्पा चप्पा मार छान मारो। वह कहाँ है? रेशमा ने घबराते हुए कहा, मैंने भेज भेज दिया है ढूंढने के लिए लड़कों को। महेंद्र प्रताप ने रेशम को देखते हुए कहा, कौन से अस्पताल में एडमिट है? रेशम ने घबराते हुए कहा, वो सिटी हॉस्पिटल में। जैसे ही सिटी हॉस्पिटल का नाम महेंद्र प्रताप ने सुना, वह गुस्से में रेशम को घूरते हुए बोला, शर्म नहीं आई मेरे भांजे को एक खैराती हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए? इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी जीप में बैठा और उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी बैठ गए और वह अस्पताल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अवनी अभी भी लगातार रोई जा रही थी। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा और चाट वाले के यहाँ लेकर गया और बेंच पर बिठाते हुए कहा, देखो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, समझी? पर अवनी सुनी नहीं रही थी। वह बस रोई जा रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और पूरा चेहरा लाल हो गया था। नाक भी पूरी रेड हो गई थी, जिसे देखकर सम्राट को बहुत गुस्सा आ रहा था। सम्राट अपनी आंख उगलती नजरों से देखा और उस बेंच पर अपनी मुठ्ठियां कसकर मारते हुए बोला, चुप रहोगी या मेरा और दिमाग खराब करोगी? सम्राट की इतनी तेज आवाज सुनकर अवनी और वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स घबरा गए, और सम्राट को देखकर अवनी एकदम डर गई और बेंच से सरक कर दूसरी तरफ चली गई। सम्राट ने उसे देखा तो घबराहट के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। सम्राट को एहसास हुआ कि उसने क्या किया, इसलिए उसने अपनी आंखें गुस्से में कसकर बंद की। उसके बाद अवनी को देखते हुए कहा, देखो, रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तुम्हें।
उसके बाद उसने अवनी को देखते हुए कहा, तुम्हें चाट खाना है ना? अवनी हैरान होकर सम्राट को देखने लगी और मन में सोची, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और इन्हें अभी भी चाट की पड़ी है। मेरी तो भूख ही मर गई यह सब देखकर। अवनी को इस तरह सोचता देखकर सम्राट ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें चाट नहीं खाना? अवनी ने इशारे से चाट की गाड़ी की तरफ इशारा किया तो वहां से चाट वाला गायब था। सम्राट हैरान होकर चाट की गाड़ी के आसपास देखने लगा। अवनी ने कहा, वो ब्लास्ट होने की वजह से चाट वाला डर कर भाग गया। चलिए पैलेस चलते हैं, अवनी ने जल्दी कार को देखते हुए कहा। सम्राट ने विजय को इशारा किया और अवनी को उसके साथ जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे अभी से कुछ बात करनी थी। क्योंकि सम्राट एक प्रतिष्ठित नेता था वहां, इसलिए 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई। पुलिस ने सम्राट को देखा और जय हिंद कहा। सम्राट ने भी जय हिंद कहा और सम्राट पुलिस वाले से कुछ बात करने लगा। विजय अवनी को कार में बिठाते हुए बोला, चले मैम? अवनी ने एक नजर सम्राट को देखा और हाँ में सर हिला दिया। ट्रेन में सौम्या और मानसी एक दूसरे से बात करते हुए प्रयागराज पहुंच चुके थे। मानसी ने सौम्या को देखते हुए बोला, सौम्या तुम कुछ खाओगी? सौम्या ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि बेचारी को भूख तो लगी ही थी। तभी वहां टीसी आ गया। टीसी को देखते ही सौम्या एकदम डर गई और डर के मारे उसके हाथ की पकड़ मानसी के हाथों पर कस गई। मानसी ने कहा, क्या हुआ सौम्या, तुम इतना डर क्यों रही हो? सौम्या ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, वो देखो टीसी आ गया, पर मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। सौम्या थोड़ा रिलैक्स हुई और मानसी को देखने लगी। तभी टीसी ने उनके पास आया और उन लोगों का टिकट चेक करने लगा। सौम्या को देखते हुए मानसी ने कहा, सर इनकी टिकट नहीं है। जैसे ही मानसी ने इतना कहा, सौम्या उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। मानसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर क्या है ना, इनका पर्स चोरी हो गया, तो मुझे इनका टिकट बनाकर दे दीजिए। टीसी ने ओके कहा और टिकट बना कर दे दिया। जैसे ही सौम्या ने मानसी की बात सुनी, वह थोड़ी रिलैक्स हो गई और उसने मानसी को थैंक यू कहा। मानसी उसे प्यार से देखते हुए बोली, अरे डोंट वरी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, और फ्रेंडशिप में नो थैंक यू नो सॉरी। सौम्या ने मानसी को देखा और कहा, मेरा मंकी भी है, वो भी यही कहता था, प्यार में नो थैंक यू नो सॉरी। मानसी मुस्कुराते बोली, अच्छा और क्या बोलता था तुम्हारा मंकी? जैसे ही सौम्या ने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र सुना, उसका चेहरा ब्लश करने लगा, जिसे देखकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, ओए होए शर्माना एंड ऑल। अवनी पैलेस पहुंच गई थी और अपनी फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश थे। कल रात जो भी हुआ था अवनी ने किसी को नहीं बताया। हल्दी की रस्म चालू होने वाली थी और अभी तक सम्राट वापस नहीं आया था, इसलिए राधा जी परेशान थी, क्योंकि अगर सम्राट टाइम पर नहीं आता तो इसका ब्लेम भी उन्हें ही लगता। इसलिए वो बार बार सम्राट का फोन ट्राई कर रही थी, पर नॉट रीचेबल बता रहा था। वह वापस फोन लगाने लगी तो अवनी ने उन्हें देखते हुए बोला, क्या हुआ आंटी, आप इतना परेशान क्यों हैं? राधा ने बहुत प्यार से अवनी को देखा और कहा, वह बेटा सम्राट की हल्दी स्टार्ट होने वाली है और वह अभी तक वापस नहीं आया है। अवनी बोली, कोई बात नहीं आंटी, वह आते होंगे, आप इतनी चिंता मत कीजिए। पर अवनी को क्या पता कि अगर सम्राट टाइम पर नहीं आया तो यहाँ हालत उसी की खराब होने वाली है। इसलिए उसने एक बार फिर फोन ट्राई करने लगी। तभी अचानक सामने से सम्राट आता दिखाई दिया। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, देखो आंटी, आपके लाड साहब आ गए। राधा जल्दी से सम्राट के पास गई और बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हल्दी का समय हो गया है। तुम कल कहाँ थे? देखो शाम के 5 बज चुके हैं। सम्राट ने अपनी तिरछी नजरों से धीरे से अवनी को देखा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। सम्राट जैसे ही कमरे में पहुंचा, विक्रांत उसे अपने रूम में बैठा नजर आया और विक्रांत जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ था सम्राट? मैंने सुना तुम्हारी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। सम्राट ने विक्रांत को देखते हुए कहा, हाँ वह किसी राइवल ने मेरी गाड़ी में बम रखा था। इतना नॉर्मल बिहेवियर देखकर सम्राट का विक्रांत परेशान होते हुए बोला, और तू इसे इतना लाइटली ले रहा है, तूने पुलिस कंप्लेंट की? सम्राट ने विक्रांत को कहा, पुलिस आ गई थी, ब्लास्ट बहुत तेज था। अवनी ने जिद न किया होता चाट खाने का तो आज हम जिंदा नहीं होते। हम कार के बाहर आ गए थे इसलिए बच गए, नहीं तो आज मैं और अवनी साथ में शहीद हुए होते। विक्रांत परेशान होते हुए बोला, यह तुझ पर किसने हमला कराया है और तू इतना रिलैक्स कैसे है? सम्राट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाथरूम में चला गया और थोड़े टाइम में वह बाहर निकला। तब तक विक्रांत उसके रूम से चला गया था।
सम्राट ने बेड पर देखा तो एक येलो कलर का कुर्ता पजामा रखा हुआ था। उसने वह कुर्ता पजामा पहना और बाहर चला गया। वही लड़कियां तैयार होकर बाहर आ गईं। मीरा ने एक येलो कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा को और सम्राट को हल्दी के लिए बिठा दिया गया। बीच में एक पर्दा था ताकि वह दोनों एक दूसरे को देख ना सके। तभी सामने से अवनी येलो कलर का लहंगा पहने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रही थी। सम्राट जो हल्दी लगवाने में बिजी था, अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती अवनी पर गई। जैसे ही उसने अवनी को देखा तो बस देखता रह गया। विक्रांत की नज़र जैसे ही सम्राट पर पड़ी, उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र अवनी पर थी। यह देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। विक्रांत मन में बोला, शादी करने वाला किसी और से है और देख किसी और को रहा है। कितना बेवकूफ़ है। बड़े पापा से और बड़ी माँ से कह क्यों नहीं देता कि वह मीरा से नहीं, इस लड़की से शादी करना चाहता है। पर ये लड़की है बहुत कम एज की, आई थिंक 18-19 की होगी। विक्रांत हाथ में हल्दी लेकर सम्राट को लगाते हुए उसने अपना गला साफ किया और सम्राट से कहा, मुंह बंद कर ले, नहीं तो मुंह में मक्खी चली जाएगी। सम्राट ने जैसे ही विक्रांत की बात सुनी, वह झेप गया और दूसरी तरफ देखने लगा। विक्रांत ने सम्राट को देखते हुए कहा, यार जब तू उसे इतना पसंद करता है तो अपने माँ पापा को कह क्यों नहीं देता। सम्राट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप हल्दी लगवाने के बाद वहां से जाने लगा। तो राधा जी ने रोकते हुए कहा, अरे बेटा, अभी बहुत लोग बाकी हैं तुम्हें हल्दी लगाने के लिए, और जो तुम्हारे शरीर पर हल्दी लगी है वही हल्दी दुल्हन को भी लगेगी, तो अभी थोड़ा और बैठ जाओ। सम्राट को यह सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इरिटेशन हो रहा था, पर अपनी माँ की बात मानकर वह बैठ गया। सब लोगों ने हल्दी लगाया। सम्राट की को सारी लड़कियों ने भी हल्दी लगाया। उसके बाद अब अवनी की बारी थी। अवनी ने अपने हाथों में हल्दी लिया और सम्राट के पास जाने लगी। जैसे जैसे अवनी के कदम सम्राट की तरफ बढ़ रहे थे, सम्राट का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसे एकटक देखे जा रहा था। अचानक ही अवनी के ठंडे हाथ सम्राट के गालों को टच किए। वैसे ही सम्राट की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने जल्दी से अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी आंखें फाड़े सम्राट को देखने लगी। सभी लोग अवनी और सम्राट को देख रहे थे। सम्राट जो अवनी का हाथ पकड़े उसी को देख रहा था। अवनी ने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे हल्दी लगाने दीजिए आपको। अवनी की आवाज से सम्राट का ध्यान टूटा तो उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। अवनी मुस्कुराते हुए उसके गालों और कंधों पर और पैरों पर हल्दी लगा रही थी। सम्राट बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू में कर पा रहा था। अवनी उसे हल्दी लगाकर थोड़ा दूर हुई और मुस्कुराते हुए मीरा और सम्राट को देखने लगी। थोड़े टाइम के बाद हल्दी की रस्म खत्म हो गई। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। आज अवनी बहुत थक गई थी, इसलिए वह बिस्तर पर गिरते ही घोड़े बेचकर सो गई। और वहीं सम्राट जो अपने रूम में बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके मन में यही बात चल रही थी कि कल उसकी शादी मीरा से है, पर यह शादी उसे करनी नहीं थी। एयरपोर्ट। एक लड़का जो एयरपोर्ट पर खड़ा था और अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था। शायद उसे कहीं जाना था। देखने में बेहद हैंडसम और लंबा मस्कुलर बॉडी, रंग डस्टी था, फिर भी वह बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देखते ही बनती थी। वह अपने फ़ोन में कुछ देख ही रहा था कि अचानक उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। तभी सामने से उसने ऐसा कुछ सुना जिसे सुनते ही उसके आईब्रोज एक दूसरे से जुड़ गए और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट के बाहर निकल गया। सिंह पैलेस। सम्राट जो अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके बाद वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे सिर्फ अवनी के साथ बिताए गए पल याद आ रहे थे। उससे रहा नहीं जा रहा था। अवनी जो सम्राट के इरादों से बेखबर घोड़े बेचकर सोई हुई थी, तभी उसके रूम का दरवाजा ओपन हुआ और एक काली परछाई उसके कमरे में आई। उसकी सहेलियां दूसरे बेड पर सोई थी क्योंकि अवनी अकेले ही पहले सो गई थी, इसलिए रिद्धि, नीरू, रिया, पायल यह सब दूसरे बेड पर सोए हुए थे। अवनी फैलकर अकेले पूरे बेड पर सोई थी। वो परछाई उसके पास पहुंची और वहीं फर्श पर बैठ गई और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगी। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी अवनी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस काली परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अवनी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और उसे बहुत शिद्दत से देख रहा था। उसका मन कर रहा था वह उसके होठों को चूम ले, पर उसने अपने जज्बातों को काबू किया और उसके माथे पर एक किस कर दिया।
उसके किस करने से अवनी थोड़ा कसमसाई और अपने माथे पर रगड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम ललित? तंग करना बंद करो, सोने दो मुझे। और वापस पलटकर दूसरी तरफ सो गई। अवनी के मुंह से ललित का नाम सुनकर सम्राट की आंखें गुस्से में लाल हो गई और वह उसे देखने लगा, जो इस वक्त उसकी तरफ पीट करके सोई हुई थी। उसके ऐसा करने से सम्राट की आंखें छोटी हो गई। सम्राट ने अवनी के पीठ को देखते हुए कहा, अपना चेहरा मुझसे कैसे छिपा सकती हो? वह वहां से उठा और बेड के दूसरी तरफ बैठ गया और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। तभी अचानक उसके जहन में कुछ पुरानी यादें घिर गई, जिसे याद करते ही उसे अवनी को देखकर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने मन में कहा, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से उठा और उसके रूम की तरफ चला गया। अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट गया और पहले की कुछ बातें सोचने लगा, जहाँ पर एक लड़की बहुत ही प्यारी सी सम्राट के आगे दौड़ रही थी और सम्राट उसके पीछे दौड़ रहा था। वह लड़की सम्राट को चिढ़ाते हुए बोल रही थी, पहले पकड़ के तो दिखाओ, उसके बाद फिर मुझे पनिशमेंट देना। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी, आगे आगे भागने लगी। सम्राट भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था। यह सारी बातें सोचते हुए सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही सब सोचते सोचते सम्राट को कब नींद आ गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह के 5 बजे पूरे पैलेस में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग पूरे पैलेस को सजाने में बिजी थे। आज मीरा और सम्राट की शादी थी। सम्राट अपने जिम में जाकर एक्सरसाइज कर रहा था। उसे अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस शादी करनी थी, क्योंकि उसके घर वाले चाहते थे मीरा से शादी करने की बाद उसके बाबूजी को सीएम बनने का सपना पूरा हो जाता। इसलिए सम्राट भी शादी करने के लिए रेडी था। वह अपने बाबूजी की कोई बात नहीं टालता था। वहीं पैलेस में राधा जी पूरे काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रही थी। अवनी और अवनी की सहेलियां सब अभी तक सोकर नहीं उठी थी। कौशल्या ने राधा को देखते हुए कहा, ए राधा, तूने हेमलता को बुलाया है ना, या नहीं? राधा ने कौशल्या के पैर छुए और कहा, अम्मा जी, हमने हेमलता दीदी को बुलाया है, पता नहीं आएंगी कि नहीं। जैसे ही राधा ने इतना कहा, कौशल्या की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कौशल्या ने राधा को अपने लात से एक लात मारते हुए बोली, तुझे मैंने उसे बुलाने के लिए कहा था, यह बताने के लिए नहीं कि वह आएगी कि नहीं आएगी। तूने अच्छे से बुलाया होगा तो जरूर आएगी। राधा ने कुछ नहीं कहा और हामी सर हिलाया और वहीं खड़ी रही। कौशल्या गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, अब यहाँ खड़ी रहेगी, जाकर पूरा काम देखेगी। कौशल्या ने हाँ कहा और राधा को वहां से जाने के लिए कह दिया। राधा वहां से अपना काम देखने चली गई। जानकी चाची ऊपर से सब कुछ देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, ए छवि, छवि। छवि दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ दीदी बोलिए। जानकी शातिर मुस्कान के साथ छवि को देखते हुए बोली, तुझे शादी करनी है या नहीं करनी है सम्राट से? छवि ने कहा, हाँ करनी है ना, उस दिन उन्होंने भी कहा था कि वो मुझे पसंद करते हैं। जानकी शातिर मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है, शाम को तैयार हो जाना दुल्हन बनने के लिए। देख तेरी शादी में कैसे करवाती हूँ सम्राट से। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। दिन भर यूं ही बीत गया पूजा पाठ और तैयारी करने में। शाम के समय की शादी का मुहूर्त था। 5 बज चुके थे। सम्राट पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आया। अब शादी का टाइम हो गया था, तो राधा जी उसकी शेरवानी लेकर उसके कमरे में आई और उसके बेड पर रखते हुए बोली, बेटा सम्राट, इसे पहन लेना। सम्राट ने कहा और वॉशरूम में चला गया। राधा जी ने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा और कमरे से बाहर चली गई। राधा जी सम्राट की हालत समझ रही थी कि वह मीरा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बाबूजी के कहने पर कर रहा है। आज सम्राट एक बार भी अवनी को देखने नहीं गया। वह जानता था कि अगर वह अवनी को देखेगा तो वह शायद अपनी इमोशन को कंट्रोल न कर पाए। इसलिए उसने आज ठानी थी कि वह अवनी को एक बार भी नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं वह अवनी को पसंद करता था, लेकिन कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वह अवनी से नफरत करने के लिए मजबूर था। वह क्या थी, वह आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। अवनी और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने कमरे में रेडी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा के कमरे में पायल और ब्यूटिशियन उसे रेडी कर रही थी। मीरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी डस्टी कलर दुल्हन के जोड़े में बहुत निखर के आ रहा था और खूबसूरती दिखाई दे रही थी। तभी मीरा को किसी के कॉल आया। मीरा ने फोन उठाकर देखा तो उस पर वही अननोन नंबर था जो उसे उस दिन पैलेस में आने के बाद आया था।
मीरा ने अपने फोन को देखा और उसके माथे पर पसीना आने लगे। उसने जल्दी से फोन पिक किया तो सामने से उसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मीरा घबरा गई और घबराते हुए अपने मन में बोली, क्या यह इंसान सच कह रहा है? क्या सम्राट जी ऐसे हो सकते हैं? पर मैंने तो उनके बारे में कुछ और ही सुना है। मैंने तो सुना है वह किसी लड़की को कभी अपने पास भी नहीं आने देते। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वह मन में सोचते हुए बोली, एक बार जाकर मिलना चाहिए मुझे। अब मेरी शादी होने वाली है और मैं अपनी शादी की शुरुआत झूठ से नहीं कर सकती। यह सोचकर वह बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर निकली, पायल ने मीरा को रोकते हुए कहा, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? नीचे अभी आपको बुलाया जाएगा। मीरा ने पायल को समझाते हुए कहा, बस 2 मिनट में आ जाऊंगी। इतना कहकर मीरा स्टोर रूम की तरफ जाने लगी और मीरा स्टोर रूम में पहुंचकर वह वहीं बैठकर उसका वेट करने लगी। तभी उस इंसान ने उसे कॉल किया और उसे कहीं और बुलाया। मीरा वहां से उठी और उस तरफ चली गई, पैलेस के गार्डन एरिया में, जहाँ पर सम्राट की शादी होने वाली थी। गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ लाइटिंग था, फूलों से डोर को सजाया गया था और गेट भी फूलों से सजा हुआ था, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। और गेट पर बड़े बड़े फोटोज लगे हुए थे सम्राट और मीरा का। देश के जाने माने नेता, प्रधानमंत्री, सभी लोग आए हुए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सभी लोग उनकी शादी में आए हुए थे। सभी का स्वागत खुद रुद्र प्रताप, लक्ष्मण प्रताप, राम प्रताप कर रहे थे। मनोहर जी भी उन्हीं के साथ खड़े थे। राधा जी, सुमित्रा जी, जानकी, सभी लेडीज का स्वागत कर रही थी। शिव, शिवांश, विक्रांत, सभी लोग मेहमानों के स्वागत में कुछ कमी ना हो उसे देख रहे थे। युवांश भी सभी के स्वागत में लगा था। भले ही लड़की वालों की तरफ से था, पर उसकी नजर बार बार नियति पर जा रही थी। नियति आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरती निखर के आ रही थी और युवांश को मजबूर कर रही थी उसे देखने के लिए। विक्रांत का भी कुछ यही हाल था। उसकी नजर बार बार रिद्धि पर जाकर टिक जा रही थी। रिद्धि ने एक रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक पोनी टेल बना बांधा हुआ था। एक रेड कलर की छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई थी, जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही शिव पायल को ढूंढ रहा था, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नजर बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। सम्राट सीढ़ियों से उतरते हुए गार्डन एरिया में आया। सभी लड़कियों की नजरें सम्राट पर टिक गई। सम्राट इतना हैंडसम जो दिख रहा था। विक्रांत उसके पास मुस्कुराता हुआ आया और बोला, क्या हुआ दूल्हे राजा? सम्राट ने एक नजर विक्रांत को देखा और कुछ नहीं कहा और चुपचाप पंडित जी की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ गया। इस वक्त सम्राट बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वह किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। माथे पर तिलक लगाए हुए उसकी मस्कुलर बॉडी जो सभी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। सारी लड़कियों का आज दिल टूटने वाला था, क्योंकि सम्राट मीरा से जो शादी कर रहा था। सभी लड़कियां एक दूसरे में खुसुर फुसुर करते हुए बोली, आखिर इस मीरा में ऐसा क्या था जो हम में नहीं था? यह सम्राट उससे शादी कर क्यों रहा है? हाय, ये कितना हैंडसम दिख रहा है। मीरा तो देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं है। तभी दूसरी लड़की ने पहली लड़की से कहा, यार वह उनकी राजनीतिक फैमिली है, हो सकता है वह यह सब कुर्सी के लिए करते हो। बड़े बड़े लोगों के घर में यही सब होता है। तो दूसरी लड़की ने कहा, हाँ शायद तू सही कह रही है। इतना कहकर दोनों फिर से लस्ट भरी नजरों से सम्राट को देखने लगे। अवनी हंसते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ आकर खड़ी हो गई। अवनी ने खिलखिलाने की आवाज जैसे ही सम्राट के कानों में गई, उसने अपनी आंखें जोर से कस के बंद कर ली। उसके बाद उसने आंखें खोली और अवनी को देखने लगा। वह यहाँ वहाँ नहीं देख रहा था। तभी अवनी ने अपनी फ्रेंड से बोला, यार इस मिस्टर मैट को क्या हुआ? वो कहीं और क्यों नहीं देख रहा? वह सिर्फ उस जलती हुई आग को ही क्यों देख रहा है? तो रिद्धि ने कहा, अरे वह सबसे पहले अपनी दुल्हन को देखना चाहता होगा, इसलिए शायद किसी की तरफ नहीं देख रहा है। अवनी ने हाई फाई किया और रिद्धि के साथ और कहा, शायद तू सही कह रही है। और इतना कहकर वह एक नजर सम्राट को देखी और हाथ में लिए हुए फूलों को मस्ती में रिद्धि और अपने फ्रेंड्स पर फेंकने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। सम्राट उसकी खिलखिलाती हंसी सुनकर अब अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी नजर अवनी पर चली गई। इस वक्त अवनी ने एक पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वह इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई परी आसमान से उतर कर आ गई हो। उसने पिंक कलर की लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई थी। आज उसने हल्का मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ी मैच्योर दिखाई दे रही थी। उसने बालों को खुला रखा था
मांग में मांग टीका पहना था, छोटा सा स्टोन की बिंदी लगाई थी और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने थे। गले में कुछ नहीं पहना था। कुल मिलाकर आज अवनी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि जो देखे तो बस देखता रह जाए। कयामत लग रही थी वह, कयामत। सम्राट की जान लेने के लिए तैयार थी। सम्राट की नजरें अवनी पर टिक गई थी, पर अवनी तो अपनी धुन में ही मस्ती करने में बिजी थी। अवनी को तो एहसास ही नहीं था कि कोई उसे इतनी शिद्दत से देख रहा है। तभी पंडित जी ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, दुल्हन को बुलाया जाए। तो देवकी जी मुस्कुराते हुए दुल्हन के कमरे में चली गई। पायल जो परेशान कमरे में बैठी हुई थी, देवकी जी ने पायल को देखते हुए कहा, अरे पायल, मीरा कहाँ है? पायल हिचकिचाती हुई बोली, वो माँ, वो क्या है? देवकी जी ने पायल की बात काटते हुए कहा, अच्छा, वॉशरूम गई है। इतना कहकर देवकी जी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वॉशरूम की डोर को खटखटाने लगी। जैसे ही उन्होंने डोर को नॉक किया, डोर अंदर की तरफ खुल गया तो उन्होंने जाकर देखा, मीरा वहां नहीं थी। वह परेशान होते हुए बोली, अरे पायल, मीरा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पायल ने रोते हुए बोली, माँ, दीदी मुझसे बोली कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, पर पिछले आधे घंटे से वह अभी तक नहीं आई है। देवकी जी ने जैसे ही यह बात सुनी, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह परेशान होते हुए बोली, क्या कह रही है तू? सच बता, कहाँ है वो? पायल बोली, माँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने दीदी को बोला भी, अभी थोड़े टाइम में नीचे पंडित जी बुलाएंगे, पर उन्होंने कहा बस 2 मिनट में आती हूँ, और अभी तक कितना टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आई। देवकी जी ने अपना सर पकड़कर वहां ही फर्श पर बैठ गई और बोली, ये लड़की कहाँ चली गई? अपनी ही शादी के दिन एक अंधेरे कमरे में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बेहोश पड़ी थी, और उसी के सामने कोई था जो अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए था और मुस्कुरा रहा था। उस इंसान ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। गार्डन एरिया में, मंडप में, पंडित जी ने एक बार फिर आवाज देते हुए कहा, अरे दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। मनोहर जी, अवनी, उनके दोस्तों और बहनों की बेटियों को देखते हुए बोले, जाओ लड़कियों, मीरा को लेकर आओ। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मैं लेकर आती हूँ। रिद्धि बोली, रुक, मैं भी चलती हूँ साथ में। सारी लड़कियां ऊपर कमरे में चली गईं। जैसे ही वो सब वहां पहुंची, पायल को देखकर हैरान रह गई। देवकी जी की आंखों में आंसू था। रिद्धि आगे बढ़कर देवकी जी के पास गई और बोली, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? और मीरा दीदी कहाँ है? पायल ने रोते सारी बातें बता दी जो मीरा उससे बोलकर गई थी। सभी लड़कियां घबरा गईं और बोली, आखिर मीरा दीदी कहाँ गई होंगी? तभी अचानक वहां जानकी आ गई। जानकी ने देवकी जी को देखते हुए कहा, अरे दुल्हन को नीचे लेकर चलो, कब से पंडित जी नीचे बुला रहे हैं। देवकी जी घबराहट में जानकी को देखने लगी। जानकी ने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाकर देखा, पर उसे मीरा कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी नजर घुमाकर सभी लड़कियों को घबराते हुए देखा और फिर कहा, मीरा कहाँ गई? मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिसे सुनते ही पायल रोने लगी। जानकी गुस्से में देवकी जी को घूरते हुए बोली, अब यह मत कहना कि वह घर से भाग गई। देवकी जी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और जानकी जी को देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वह यही कहीं गई है, अभी आ जाएगी। जानकी जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नीचे शादी है, इतने सारे लोग आए हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है, और तुम कह रही हो कि वह आ जाएगी? अगर वह नहीं आई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। पिछले आधे घंटे से पंडित जी इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का। तभी छवि ने यह सारी बातें सुनी और छवि जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या दुल्हन भाग गई? इतना सुनते ही कौशल्या जो वहां ही आ रही थी, उसने यह सुना और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। उसने देवकी को देखते हुए कहा, क्या तेरी लड़की भाग गई? किसके साथ भाग गई? देवकी ने जैसे यह बात सुनी, वह रोते हुए उठी और बोली, नहीं नहीं अम्मा, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वह हमसे बोली 2 मिनट में आती हूँ, पर अभी तक आई नहीं, हो सकता है कोई परेशानी में हो। कौशल्या गुस्से में देवकी को देखते हुए बोली, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोग आए हैं नीचे, मीडिया भी आई है, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पूरे कहेंगे पूरे सीएम कौशल्या जिस घर की लड़की से शादी करने जा रही थी, वह लड़की भाग गई। बताओ हमारे सम्राट की कितनी बदनामी होगी। अरे एक से बढ़कर एक लड़कियों का हमारे सम्राट के लिए रिश्ता आ रहा था, पर हमने तेरी मीरा को चुना, और तेरी मीरा ने क्या किया? भाग गई शादी से। अरे नहीं करना था तो पहले ही बता देती, हमने कहीं और किया होता उसका रिश्ता। अवनी यह सब देखकर परेशान होती हुई बोली, अरे दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
हो सकता है वह किसी मुसीबत में हो। अरे काहे की मुसीबत, उसको ऐसे तैयार होकर जोड़े में कहीं जाने की जरूरत ही क्या थी। जानकी खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। तभी जानकी ने कौशल्या को देखते हुए कहा, अम्मा जी, क्या होगा अब तो हमारी बहुत बदनामी होगी। यह कहते हुए जानकी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। कौशल्या को परेशान देखकर जानकी ने कहा, अम्मा जी, अब तो एक ही रास्ता है हमारे पास। कौशल्या ने जानकी को देखा और कहा, अब क्या रास्ता है, अब तो हमारी नाक कट चुकी है, अब हम नीचे क्या जवाब देंगे। जानकी ने चालाकी करते हुए कहा, अरे अम्मा जी, ऐसा करते हैं, मेरी बहन छवि है ना, उसे सम्राट पसंद करता है, उसी से शादी करा देते हैं। कौशल्या को अपनी इज्जत के आगे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, हाँ तू ठीक कह रही है, ऐसा कर, छवि को तैयार कर दे। जानकी ने जैसे यह बात सुनी वह खुश हो गई और खुश होते हुए जल्दी से छवि को ड्रेसिंग टेबल के पास बिठा दिया। छवि भी यह देखकर खुश हो गई और जानकी छवि को खुद ही तैयार करने लगी। देवकी जी यह सब देखते हुए परेशान थी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पायल ने अपने पिताजी को कॉल करके ऊपर बुलाया और युवांश को भी। युवांश और मनोहर जी ऊपर आए तो उन्हें पता चला मीरा पैलेस में नहीं है। वह दोनों हैरान हो गए और परेशान होते हुए बोले, अब क्या होगा। तो देवकी ने बताया कि छवि की को शादी के लिए ले जाया जा रहा है। जानकी ने जल्दी से छवि को घूंघट किया और सम्राट के पास लेकर चली गई। क्या होने वाला है आगे? क्या सम्राट और छवि की शादी हो जाएगी? क्या सम्राट को पता चल पाएगा कि उसकी दुल्हन बदल गई है, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पे। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू कमेंट्स करने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे की स्टोरी का अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।